का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था और भारतीय बाजारों में आज फिर उतार चढ़ाव का दौर ही देखने को मिला, जहां पे शुरुआती कारोबार में मार्केट्स में गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट और उसके बाद सेकंड हाफ में गिरावट और इंटेंस हुई, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर, जहां पर तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। रिकवरी और तेजी थी आज निफ्टी बैंक में एक बार फिर से, और एक बढ़िया मूव वहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। निफ्टी बैंक जो कि दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही, थोड़ा सा ऑफलोड जरूर हुआ ऊपर हाई से, लेकिन फिर भी एक अच्छी तेजी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है। बिकवाली रही थोड़ी बहुत, मिड कैप इंडेक्स में बिकवाली रही आज के सत्र के अंदर, स्मॉल कैप इंडेक्स में, और उसके अलावा हद तक बिकवाली देखने को मिली फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर भी। लेकिन ओवरऑल फिर भी मूड माहौल जो था मार्केट का, वो आज भी बेटर साइड पे ही देखने को मिला। थोड़ा बहुत जो ब्रॉडर साइड पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर प्रेशर था। आज मूव था निफ्टी बैंक में, प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी और पीएसयू बैंक्स के अंदर भी, जहाँ पे खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर देखने को मिल रहा था मेटल में, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और उसके अलावा आज थोड़ी बहुत बाइंग थी रियल स्टेट में, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिया बुल्स रियल स्टेट, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा था। हाल फिलहाल की जो काफ़ी बिकवाली वाले शेयर थे वो थोड़े से स्टेबल हुए, यानी कि थोड़ी सी उसमें बिकवाली कम हुई। जैसे एचयूएल में थोड़ी सी स्टेबलाइज्ड आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा आज जो मूव था वो जुबिलेंट इंग्रेविया ऐसे शेयरों में जो कि हाल फिलहाल में तेज बिकवाली में थे, दिलीप बिल्डकॉन जैसे शेयर जो कि हाल फिलहाल में तेज बिकवाली में थे, वो थोड़े से आज संभलते हुए दिखाई पड़े। वहाँ पर थोड़ा सा कामकाज ठीक ठाक सा हो रहा था, लेकिन अदरवाइज मार्केट के अंदर आज भी जो अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर था ब्रॉडर साइड पर, वो ज़रूर देखने को मिल रहा था। स्टेबलाइज हुए थोड़े से जो बैंकिंग के शेयर हैं, पीएसयू के शेयर हैं, स्पेशली रेलवेज के शेयर जो कि लास्ट आवर में एक बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। आईईएक्स बोनस के बाद 10% ऊपर खुला और उसके बाद हायर लेवल से बिकवाली जो अनुमान भी था वो आते हुए दिखाई पड़ी मार्केट्स के अंदर। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला और बातचीत कर लेते हैं। पहले सवाल पे शिवम जी का सवाल है वेंकीज और पीआई इंडस्ट्रीज पर। शिवम जी, वेंकीज के केस में तो दो चीज़ें बहुत क्रूशियल हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी पोल्ट्री मैन्युफैक्चरर है, मतलब जिस कारोबार में इनके जो ओनर थे उनको फादर ऑफ इंडियन पोल्ट्री बोला जाता था, श्री वेंकटेश्वरा साहब को। और कंपनी पुणे बेस्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है इस स्पेस में, जो इनका फूड पैकेजिंग या प्रोसेस्ड मीट बिजनेस है उसके अंदर। अच्छी कंपनी है, छोटी इक्विटी साइज है, लगातार वैल्यू भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है। और जिस कारोबार में वो ऑब्वियसली बात है क्यूएसआर स्पेस के अंदर बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। अच्छी कंपनी, आप आराम से इसमें बने रह सकते हैं, नीचे के भाव पर वहीं मिले तो आप आराम से इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। पीआई इंडस्ट्री भी अच्छी कंपनी, केमिकल एग्रोकेमिकल स्पेस की दिग्गज है। और हालांकि दोनों ही शेयरों में एक ही चीज़ है कि ये 600 रुपये के दाम पर आ गया था वेंकीज मार्च के लोज में, और वहाँ से पुल बैक दिखा रहा है। और दूसरा पीआई इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ चला है, तो दोनों में ही अगर नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर लेवल्स रहेंगे। लेकिन हाँ, कंपनियाँ दोनों अच्छी हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। 3i इन्फोटेक एंड IRFC। मलिक साहब, 3i इन्फोटेक तो आज ही लिस्ट हुई, तो पहली चीज़ तो ये कंपनी डीलिस्ट हुई थी कहीं शायद सितंबर के लास्ट वीक तक, और आज 1-1.5 महीने बाद रीलिस्ट हुई है। कैपिटल रिडक्शन के बाद रीलिस्ट हुई है। कैपिटल रिडक्शन मतलब जो आपके नंबर ऑफ शेयर थे, अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 शेयर थे तो वो घटकर अब 1,000 शेयर हो जाएंगे। तो ये कैपिटल रिडक्शन हुआ क्योंकि फेस वैल्यू को उन्होंने एडजस्ट किया, अपनी 1 से बढ़ाकर 10 कर दिया। उसके बाद रीलिस्ट हुई है, और ये रीलिस्ट बहुत नीचे के दाम पर हुई है। कैसे? 8 रुपये के दाम पर ये डीलिस्ट हुई थी, 8 रुपये 40 पैसे के आसपास, और आज ये रीलिस्ट हुई है वापस 30 रुपये के दाम पर, यानी कि वो एडजस्टेड दाम के हिसाब से देखें तो 3 रुपये के दाम पर ये रीलिस्ट हुई है। तो 5 रुपये पर शेयर का आपको वैसे ही घाटा हो रहा है अभी। हैविंग सेड दैट, बने रहिए, और कोई विकल्प अभी आपके सामने है नहीं इसमें, और तेज़ी मिलती रहेगी। अगर सर्किट जिस तरह के आज लगे हैं इसमें, जो 3 करोड़ शेयरों का सर्किट था, तो लग रहा था कि सर्किट तो अभी लगेंगे, तो लगने दीजिए, स्थितियां बनने दीजिए, नंबर आने दीजिए। 25 तारीख को नंबर, एक बैठक एफसीसीबी रिडम्पशन को लेकर, ये कुछ दिन तक भी 5% सर्किट रहेगा, T2T में रहेगा, 20% का सर्किट 20 दिन बाद हो सकता है हो जाए। तो ऐसी स्थितियों को देखिए और उसके बाद इसमें कोई भी कॉल लीजिए। फिलहाल आज पहला दिन है तो अभी वेट करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, नायका बिजनेस इज सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म। शिवम जी, पहले IPO तो आने दीजिए, सस्टेनेबिलिटी तब पता चलेगी। कॉस्मेटिक की मार्केट इंडिया में है तो बढ़िया, और कोई कंपनी है भी नहीं। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ग्लोबली नेस्ले ओन करती है लॉरियल जैसे ब्रांड को, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था। खैर, लेकिन उससे कोई यहाँ रिलेवेंस नहीं है, लेकिन वो अपनी जानकारी के लिए अच्छा फैक्ट है। लेकिन इस तरह के बिजनेस इंडिया में 2 ही 3 कंपनियाँ, HUL है, टाटा थे पहले, अब नहीं है उसमें, लेकिन अब तक कोई ऐसा सस्टेनेबल बिजनेस दिखा नहीं इसके अंदर।
तो आने दीजिए, मॉडल क्या देते हैं, 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यूएशन की बातचीत है, तो पहले आईपीओ का प्राइस आ जाए, क्या ब्रोकरेज हाउसेस कहते हैं, क्या नोट्स है, कितना इक्विटी रेज करते हैं, एंकर इन्वेस्टर कैसे मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम कॉल लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नायका पे हम बात कर चुके। इन्फोसिस 30% प्रॉफिट, एग्जिट करके एंटायर इन टीसीएस। सचिन साहब, आइडिया तो अच्छा है आपका, आइडिया में बुराई नहीं है, लेकिन पूरा क्यों निकलना चाहते हैं? इन्फोसिस भी कोई ख़राब कंपनी तो है नहीं, देश की नंबर 2 से आप निकल के नंबर 1 में जाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर आप नया पैसा डालें नंबर 1 में, वो ज़्यादा अकलमंदी, क्योंकि आप पैसा सेव कर रहे हैं, लंबी अवधि के लिए सेव करेंगे ना ऑब्वियसली, तो आप सेव कर रहे हैं, तो ज़्यादा पैसा सेव हो गया। दूसरी तरफ इन्फोसिस का प्रॉफिट 30% है, तो 10% शेयर भी अगर आप बेचते हैं तो आपकी कुछ कॉस्ट उसमें से निकल गई, प्रॉफिट की शेयर आपके पास रहेंगे, तो प्रॉफिट की शेयर छोड़ते चलिए, कॉस्ट के शेयर निकालते चलिए और उससे टीसीएस लेते चलिए, तो उससे आपके पास दोनों कंपनियों के शेयर हो जाएंगे और आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। धीरे धीरे करके आप ऐसे करिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ना केवल आईटी स्पेस में, बल्कि एचयूएल, एशियन पेंट जैसी कंपनियां भी सस्ती हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं अगर आप और अपना पोर्टफोलियो वाइड करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के मौके ही स्टॉक में मिलते हैं, तब वो स्टॉक आपको आगे चल के पोर्टफोलियो बढ़िया बनाता है। तो ऐसे शेयर जो बढ़िया हैं, ए ग्रेड क्वालिटी कंपनियां हैं और बढ़िया दाम पर मिल रही है, यानी घटिया दाम पर मिल रही है बेसिकली, तो उनको आप खरीदिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, चलिए। यस बैंक, सर नंबर तो ठीक था यस बैंक के, अमन साहब। मीडियम टर्म में ब्रोकरेज हाउसेस 17 रुपये बात कर रही हैं, जो मैंने कुछ भी कल भी इस पर बात की थी, कुछ टेक्निकल टारगेट्स आ रहे हैं। आज इतना टूटा भी नहीं है, एक बार को 6% नीचे गया था, लेकिन वहाँ से घूमा भी, उसकी वजह है कि बहुत ऑलरेडी चला था, ये 13 साढ़े 13 रुपये चल के 14 साढ़े 14 रुपये तक आ गया था, तो आज थोड़ा ईज आउट हुआ है। तो ऐसा पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, बने रहे ज़्यादा बेटर है, लेकिन मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं। IRCTC 6,040 रुपये पे लिया है। अभिषेक साहा साहब, आपका 2 साल का नज़रिया है और 6,040 पे आपने लिया है। पहली चीज़ तो कभी भी कोई भी, ना केवल IRCTC, कोई भी चलता शेयर मत लीजिए। हर चलता शेयर फंसाने के लिए तैयार होता है बिल्कुल, तो इसलिए उसमें मत जाइए, किसी भी चलते शेयर में मत जाइए। शेयर रुका रहे तब लीजिए, नीचे मिल रहा है तो लीजिए, अच्छी कंपनी है और नीचे मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें लेने में। खैर, लेकिन अब आप ले चुके हैं तो, और 2 साल का नज़रिया है, तो अब आज 2 दिन में परेशान होने की क्या ज़रूरत है। वेट करिए 2 साल का ही, जब आपने 2 साल के लिए लिया है तो अगर आपको उसकी मॉडल पे भरोसा है, आपको लगता है कि उसकी ग्रोथ अच्छी है, आपको लगता है वो कंपनी अच्छी है जिसलिए आपने लिया उसको 2 साल के लिए, तो आप 2 साल ही वेट करेंगे। अपने भरोसे पे भरोसा कायम रखिए, ऐसा नहीं है, कंपनी अच्छी है लेकिन बस शेयर बहुत ऊपर का भाव पे आपने ले लिया है, आपने ऑल टाइम हाइज के आसपास शेयर लिया है, तो अब उस पर कहना मुश्किल है कि उसे ब्रीच करेगा कि नहीं, लेकिन बने रहिए फिलहाल तो। आप बेच के लॉस बुक करने का तो कोई औचित्य नहीं बनता, जबकि शेयर ऑलरेडी 1,500 रुपये वहाँ से नीचे आ चुका है। तो वेट करिए, सिचुएशन को देखिए, उसके हिसाब से कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा सर, स्पेसिफिक रीज़न फॉर केमिकल सेक्टर टू फॉल? प्रॉफिट बुकिंग है सर, बहुत बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग है। जिन भी शेयरों में तेज़ी आई है वो सभी अब नीचे आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग सब में कहीं ना कहीं तो होगी। होने दीजिए, हेल्दी साइन है, नीचे मिलेगा, बढ़िया दाम पर आएगा, वापस लीजिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अच्छी कंपनियों को नीचे लेने में। और उल्टा आपको घबराहट तब होनी चाहिए वो शेयर ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चलें, जैसे IRCTC, IEX, लेकिन नहीं तब नहीं होनी चाहिए वो शेयर ज़रूरत से ज़्यादा टूटे हैं, क्योंकि अगर कंपनी के नंबर अच्छे हैं, सस्टेनेबल हैं और पुरानी हिस्ट्री है, प्रोडक्ट अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, डेट फ्री है, तो उसके रीज़न कोई है नहीं टूटने का, उससे सेंटीमेंट है। टूट रहा है, टूटने दीजिए, नीचे फिर और ले लीजिए, क्या दिक्कत है। TCS नंबर 1 तब भी थी, नंबर 1 आज भी है IT में, दूसरी देश की सबसे बड़ी कंपनी तब भी थी और आज भी है। HUL तब भी सबसे बड़ी FMCG कंपनी थी, आज भी है। 6 लाख करोड़ की कंपनी तब भी थी, आज भी है। सेम एशियन पेंट 42% मार्केट शेयर तब भी ओन करते थे, आज भी करते हैं। स्टोरीज है, मार्जिन को लेकर प्रेशर है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, आई एग्री, सब कुछ अपनी जगह सही है। कंपनी भी तो उसको ज़्यादा बेहतर समझ सकती है। कल को प्राइस हाइक कर देगी, सारा मार्जिन का प्रेशर खत्म हो जाएगा। कल को डिमांड वापस रिवाइव होगी, सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो चेंज होती रहेंगी, यही तो फैक्टर है जो बाजार में शेयर को ऊपर नीचे करते हैं। आप अच्छी कंपनियों को बढ़िया दाम पर मिल रहा है, लेते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइडिया और स्पाइस जेट की स्टोरी सेम है। मयूर साहब, ये स्टोरी और ट्रबलसम तब हो सकती है। देखिए, स्पाइस जेट की पहले तो आप हिस्ट्री पढ़िएगा। स्पाइस जेट वन ऑफ द ओल्डेस्ट एयरलाइन ऑफ इंडिया है, मोदी लुफ्त के नाम से शुरू हुई थी और वहाँ से आज ये पहुँची है। दूसरा, अजय सिंह कंपनी के प्रमोटर हैं जो पहले भी स्पाइस जेट को रिवाइव कर चुके हैं और दोबारा उनके हाथ में आई हुई है। तो एक तो ये पार्ट है। दूसरा, वोडाफोन के केस में डेट बहुत बड़ा कंसर्न है, कंटिन्यूस लॉस मेकिंग।
स्पाइस जेट में डेट तो है लेकिन कंटिन्यूस लॉस मेकिंग नहीं है, और अगर लॉस मेकिंग होगा भी तो 13% मार्केट शेयर ओन कर रहे हैं और क्लाइंट ऐसा भाग नहीं रहा उनकी तरफ, और यहाँ पर बहुत सीमित लिस्टेड स्टोरीज हैं। धीरे धीरे करके अगर डेट बढ़ता चला गया और लॉस बढ़ता चला गया तो ज़रूरी है वो स्टोरी बन जाएगा, लेकिन जब तक वो डेट और लॉस का आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है तब तक नहीं। और एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस इन दोनों में है, एक तो कारोबार का सेक्टर तो अलग अलग है, वो टेलीकॉम है, वो एविएशन है, और दोनों ही वैसे तो ख़राब ही कारोबार वाले हैं, कैपिटल इंटेंसिव है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि वोडाफोन की इक्विटी साइज़ सबसे बड़ी है, 2880 करोड़ शेयरों की इक्विटी साइज़ है, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इक्विटी के लिहाज से। नंबर ऑफ शेयर्स के इतने ज़्यादा हैं, स्पाइस जेट के उतने नहीं हैं, तो ये एक बार को फिर भी थोड़ा रिलीफ है। हैविंग सेड दैट, दोनों में ही सिचुएशन रिस्की है और दोनों के ही लीडर के साथ जाइए, भारती एयरटेल एंड इंडिगो, वो ज़्यादा बेटर, लेकिन इंडिगो बहुत महंगा है। इस सेक्टर में वैसे भी कॉस्ट बहुत कुछ डिपेंड करती है क्रूड के ऊपर, तो इसीलिए इनको अवॉइड करिए, भारती एयरटेल बेटर है। जुबिलेंट इंग्रेविया बाय लेबल्स मतलब, अच्छा अब आप लेवल पूछ रहे हैं खरीदारी के लिए। सर मैं तो लंबी अवधि का निवेशक, हमेशा निवेश की बात करता हूँ, तो मेरे लिए तो कोई भी लेवल बुरा लेवल नहीं होता। ये लेवल पे आपको थोड़ा बहुत खरीदना है, फिर नीचे मिले थोड़ा बहुत और खरीदना है, नीचे मिले और थोड़ा बहुत खरीदना है, कंपनी अच्छी है तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे भी ये शेयर जहाँ स्टेबलाइज हो लंबी अवधि के लिए, सिंपल रूल है, कहीं शेयर टूटने के बाद जहाँ स्टेबलाइज हो जाए वहाँ पर आप उसे ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज होने के संकेत आ रहे हैं, अगर ये कुछ दिन यही रहता है तो आप आराम से खरीदारी करिए। एवरेज थोड़ी ऊपर नीचे होगी, लेकिन लंबी अवधि में ये सब चीज़ें मैटर नहीं रखती, तो उस हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। अच्छा, शोभा, पॉलीकैब, नाल्को। शोभा होल्ड, पॉलीकैब होल्ड, नाल्को होल्ड, तीनों आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया तीनों में फेरबदल होगा। मीडियम टर्म के लिए नाल्को, मीडियम टर्म के लिए शोभा, लॉन्ग टर्म के लिए पॉलीकैब, लेकिन लॉन्ग मतलब बहुत लॉन्ग, और पॉलीकैब नीचे भी आ सकता है क्योंकि एफ&ओ में है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर कॉल लेनी होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और एनी शुगर शेयर इथेनॉल बेस्ड। सर ये इथेनॉल बेस्ड स्टोरी मुझे कभी समझ में नहीं आती। मैं शुगर में एक ही शेयर को ठीक लगता है मुझे, वो रेणुका है, क्योंकि वो बहुत चला नहीं है इसलिए चल सकता है। बाकी किसी शेयर पे आप इथेनॉल स्टोरी में मत जाइए। ये स्टोरी हर 4-5 साल में साइकिल जब तेज़ होती है तब आती है, तो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा, बहुत ही स्केप्टिकल होकर यहाँ ट्रेड करिएगा। खैर, जुबिलेंट फूड, ब्रजेश साहब, कल ही मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि जुबिलेंट फूड डोमिनेंट है QSR स्पेस में, और ऑब्वियसली बात है ये 19% का मार्केट शेयर पूरे QSR स्पेस में लाती है। 19% आप कहेंगे बहुत छोटा सा है, 20% पूरे देश के QSR सेगमेंट में 20%, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम ज़्यादातर जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर हैं मार्केट में QSR के, जैसे कि जो रोड साइड स्ट्रीट फूड होता है, वो मेजर डोमिनेंट होते हैं, तो उनके सामने जुबिलेंट 20% रेवेन्यू लाता है, जो कि सबसे बड़ी प्लेयर है। सेकंड नंबर पे आता है मैकडोनल्ड जो कि 11% है, और थर्ड नंबर पे आता है KFC जो कि 10% के रेवेन्यू लाता है स्टोर साइज के हिसाब से। जुबिलेंट 72% मार्केट शेयर ओन करता है डोमिनोज का पिज्ज़ा मार्केट में। पिज्ज़ा में 72% मार्केट शेयर है, मोनोपोली जैसी बिजनेस है इनका। 150 रुपये से स्टॉक को मैं पहली बार से ट्रैक कर रहा हूँ। 2010 में इसका IPO आया था, उसके बाद एक बोनस आया था 2016 में। अच्छी कंपनी है ये, ऐसे क्वार्टर के नंबर कई बारी आते हैं जाते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी को आप प्ले करना चाहते हैं तो आप ज़रूर बने रह सकते हैं। इंडिया में डिमांड आपको दिख लीजिए खुद ही पिज्ज़ा किस तरह की है, और ये शायद अभी रहेगी। तो QSR की अच्छी मार्केट है, जानकारों की बढ़िया रिपोर्ट्स हैं, इसके ऊपर तेज़ी की बातचीत है, तो आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। नीचे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लक्ष्मी कैम सर और ले सकते हैं। आज ही या कल हमारे साथ गौरव बिस्सा मौजूद थे, उन्होंने इसमें तेज़ी की राय दी थी और कहा था आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं निचले स्तरों पर भी, और होल्ड कर सकते हैं। 500 प्लस के टारगेट्स यहाँ पर वो देख रहे हैं, तो गौरव बिस्सा की राय ये है कि आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं। देवयानी से बेटर सचिन जी, आप एक बार को जाना चाहते हैं तो जुबिलेंट में चले जाइए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। देवयानी भी ठीक ठाक कंपनी है, बट ज़्यादा बेटर जुबिलेंट है, डोमिनेंट वो है अपने स्पेस में, और ये जिस ग्रुप की है वैसे तो शेयर वो ग्रुप भी काफ़ी परफॉर्म करता है। वरुण बेवरेजेस उनकी ग्रुप में एक आम है। मीडियम टर्म के लिए आप इसको रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ज़रा स्टोरी को अवॉइड करिएगा प्ले करने के लिए। ग्रोथ शेयर, सर सुबिन जी आपकी ग्रोथ और मेरी ग्रोथ के हिसाब से तो पैरामीटर अलग अलग हो सकता है। ग्रोथ के हिसाब से आप कितने साल पूछें, जैसे आज ही बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा शैल जी ने निकाला था, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। एशियन पेंट ने सन 1996 से अब तक 26% का एवरेज रिटर्न दिया है हर साल, ठीक है, यानी कि 26% रिटर्न आता ही आता है, और मतलब CAGR जो इनकी होती है 26% की है। और 2 साल जो एबनॉर्मल थे, जैसे सन 2008 जब मार्केट बहुत क्रैश हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस वाला, 2004, इन दो को अगर आप हटा दें
तो सिर्फ 2 ऐसे साल गए हैं जब एशियन पेंट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, वरना हमेशा वो पॉजिटिव रिटर्न ही देता आया है। ये कहने की वजह क्या है? ये कहने की वजह ये है कि ग्रोथ स्टॉक यही होते हैं जो हर साल आपको 15 से 20% रिटर्न दे, वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट है। वो स्टॉक जो एक साल में 100% रिटर्न दे वो सबसे रिस्की है, क्योंकि वो एक साथ 100% चलें, हमेशा तो चलेंगे नहीं, कभी नीचे भी आएंगे, तो वो आपकी साइकिल में फंसते हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बेटर बेस्ट वही हैं जो हर साल 15, 20, 25% चले। HDFC, TCS, रिलायंस, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, ये सब उसी तरह की कंपनियां हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के बाहर निकलेंगे तो ऑटो में से बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, और आप और बाहर जाएंगे तो इंश्योरेंस में से SBI लाइफ, ICICI, वैसे इनको अभी इतना टाइम मिला नहीं है तो इसलिए इनको पूरा डेटा नहीं भी होगा। उसके अलावा अगर आप और बाहर जाना चाहते हो तो IT में से टेक महिंद्रा, HCL टेक, बैंक्स में से SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके साथ हमेशा स्टिक करिए, कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए और बढ़िया रखिए, कोई दिक्कत नहीं है इनको। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी इन करंट मार्केट, सर सिंपल स्ट्रैटेजी है, बाय द डिप्स एंड सेल द राइज। कोई शेयर जहां बहुत अच्छी खबर आए बेच दीजिए उसे, IEX, IRCTC एग्जाम्पल है उसके, और कोई शेयर जहां बहुत बुरी खबर आए खरीद लीजिए। वापस तो ऊपर आएंगे ही कभी ना कभी, जैसे एशियन पेंट, जैसे बीच में कुछ दिन पहले वो आया था CG पावर, वापस ऊपर आ गया, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट वापस ऊपर आ गया। लाइकवाइज कोई भी खराब खबर शेयर नीचे आए खरीद लीजिए, कोई भी बढ़िया खबर शेयर ऊपर जाए बेच दीजिए, क्योंकि बाजार में ऐसे ही मूव आते हैं। और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो अच्छे हैं उनको अपने पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा बना के रखिए, उनमें कोई छेड़खानी मत करिए। जो सबसे बोरिंग जर्नी है इन्वेस्टमेंट, उसके साथ रहिए, एक्साइटिंग जर्नी ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। चलिए खैर, बातचीत में ही हो गया टाइम पूरा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनके आज सवाल नहीं ले पाया, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा हमसे। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए एंजॉय योर वीकेंड, हैप्पी वीकेंड, फेस्टिविटीज़, इंडिया पाकिस्तान का मैच, सब कुछ। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है।